नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी वर्णमाला को A to Z सब कुछ जानेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, यह कम से कम 25 नंबर का जो है वीडियो है, तो आप जो है इसको पूरा देखना और देखिए कितना जो है सिस्टमैटिक तरीके से आपकी क्लास अरेंज किया गया है। तो कृपया जो है इस पूरे वीडियो को एक बार देखना ज़रूर। और दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण वीडियो है। आपके बनने वाले हिंदी के जितने भी प्रश्न हिंदी वर्णमाला से बनते हैं, सभी प्रश्न इस क्लास के माध्यम से कवर करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। तो इसके अंतर्गत दोस्तों जितने भी प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम्स में बनेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक कलम लीजिएगा और एक कॉपी लीजिएगा और अपनी स्वर्णिम कलम से स्वर्णिम भविष्य लिखिएगा। दोस्तों, आप अपनी नोटबुक में इन सभी बातों को और इन सभी जो है जितने भी स्लाइड हैं, इनको सभी को जो है प्रॉपर वे में आप जो है नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको रिवीजन के टाइम में बहुत ही आसानी होगी। जब आप रिवीजन करेंगे तो जो है कॉपी बहुत ज़रूरी होती है, नोटबुक बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए आप नोट डाउन ज़रूर मेंटेन करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला या हिंदी अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने 52 वर्ण होते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो दोस्तों, दूसरी हेडिंग डालिएगा वर्ण। तो वर्ण क्या होता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो यह ध्वनि होती है। और दोस्तों, ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। और इसके आगे एक आप नोट डाल के लिखिएगा, उसके नीचे उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि है। तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो ध्वनि होती है। और लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। दोस्तों, तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भाषा की दृष्टि से सबसे छोटे या सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है, तो आप ध्वनि में टिक करिएगा। और यदि आपसे लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो आप वर्ण में टिक करिएगा। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। दोस्तों, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया था? तो वर्ण को कुल 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। अब दोस्तों, इन सभी को हम एक एक करके सभी पार्टों को एकदम विस्तृत रूप से और ट्रिक के साथ में उदाहरण सहित बिल्कुल आसान सी भाषा में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, स्वर के कितने भाग होते हैं? तो स्वर के कुल 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो गया हर्ष स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर और तीसरा हो गया प्लुत स्वर। और दोस्तों, व्यंजन के कितने भाग होते हैं? तो व्यंजन के 3 भाग हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। और साथ में फ्रेंड्स, व्यंजन के 2 भाग और होते हैं, संयुक्त व्यंजन और अयोग हुआ। तो इनको भी हम इसी स्लाइड के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो फ्रेंड्स, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो दोस्तों, इन सभी को चलते हैं एक एक करके जो है अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। तब तक दोस्तों, स्वर वर्ण की परिभाषा जो है देख लेते हैं। तो आप स्वर वर्ण की हेडिंग डाल के लिखिएगा, उसके नीचे क्या लिखेंगे? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर कहते हैं। तो दोस्तों, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े
उसे स्वर कहते हैं, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अब स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो ये 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से? आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो ये कुल 11 होते हैं। दोस्तों, पहला स्वर की हेडिंग डाल के लिखिएगा ह्रस्व स्वर, और उसके नीचे नोट डाउन करिएगा जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। होते कौन कौन से हैं? तो आ ई उ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं जिनको बोलने में बहुत कम जो है समय लगता है। जैसे आ ई उ री, इतना कम समय लगता है। और इसके साथ अगले स्वर को जानते हैं। अगला स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर है। इसको देखते हैं, इसमें क्या है। तो दीर्घ स्वर की दोस्तों हेडिंग डाल के उसके नीचे डाउन करिएगा, क्या लिखेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये दोस्तों 7 होते हैं। ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आ ई उ, और चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? दीर्घ स्वर बताएं। तो आप दीर्घ स्वर क्या बताएंगे? तो जब आप इनको जानते हैं या पढ़े हैं तभी आप बता पाएंगे, नहीं जानते हैं तो क्या बताएंगे। तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। अब चलते हैं अगले स्वर की तरफ। कौन सा है? तो प्लुत स्वर है। तीसरा स्वर कौन सा है? तो प्लुत स्वर है। अब इसको भी जानते हैं। तो दोस्तों, तीसरी हेडिंग डाल के लिखिएगा प्लुत स्वर, और प्लुत स्वर के नीचे लिखिएगा जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। दोस्तों, प्लुत स्वर की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो है कोई निश्चित नहीं है, लेकिन आपको जो है इस समय जिस स्वर के उच्चारण में प्लुत स्वर के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी अंक का ऐसा 3 बना होता है, वही प्लुत स्वर होता है। जैसे कि ओम, रोम, भैया, मतलब ये प्लुत स्वर हैं जिसमें लंबे समय तक जब तक सांस रहती है तो यह जो है प्लुत स्वर होता है। तो दोस्तों, जब भी आपको ये हिंदी वाला 3 दिखाई दे तो वहाँ पर आप प्लुत स्वर में टिक करिएगा। और प्लुत स्वर में अगर आपसे पूछा जाए कि कितना समय लगता है तो ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है प्लुत स्वर में। अब फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि इनके जो है उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। तो स्वरों के उच्चारण स्थान जानते हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, हेडिंग डालिएगा स्वरों के उच्चारण स्थान। और दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ साथ में जो है नोट डाउन करते रहिएगा आप। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपसे जो है स्वरों के उच्चारण स्थान जब पूछे जाते हैं तो आप जो है जब नहीं जानते हैं या नहीं पढ़े हैं तो आपको समस्या होती है। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस क्लास को पहले देखा होगा या आप जो है बाद में देख रहे हैं, तो आप दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, एक तरफ स्वर डालिएगा और दूसरी तरफ उच्चारण स्थान डालिएगा। और उस तो दोस्तों, आ ये कहाँ से आवाज़ निकल रही है? तो ये कंठ से निकल रही है। और ई तो ये तालू से निकल रही है आवाज़ दोस्तों। उ ये ओंठों से निकल रही है। और री में जो है मूर्धा होता है, जैसे टवण का
उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो मूर्धा होता है। इसी तरह इसमें री में मूर्धा से निकल रही है। ए आय, तो ये कंठ तालु। दोस्तों ये दोनों इतना इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों ये दो इतने स्वर इम्पोर्टेंट हैं कि आपसे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पूछ लेगा आपसे कि ए आय का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो ए आय का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है और ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। तो इसको दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा आप और आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दोस्तों सभी स्वरों के हमने जान लिया है, उनके उच्चारण स्थान भी जान लिया है। और दोस्तों आप जितना भी नोट डाउन करते हैं उसका जो है समय समय पर रिवीजन किया करिए, क्योंकि रिवीजन यदि आप नहीं करेंगे तो आप निश्चित रूप से भूलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों रिवीजन इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो है जितने बार रिवाइज करेंगे उतनी बार जो है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इस बात को लिख कर ले लीजिए। तो चलते हैं अब व्यंजनों के बारे में देखते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजन के कितने भेद हैं। इन सभी को एक एक करके हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं व्यंजन। तो व्यंजन की हेडिंग डाल के उसके नीचे लिखिएगा व्यंजन और उसके नीचे क्या लिखेंगे, लिखिएगा जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। और इसमें साथ में हवा जो है कहाँ से निकलती है, कंठ से निकलती है, मुंह में थोड़ा रुककर बाहर आती है, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। दोस्तों मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। तो मूल व्यंजन कितने हैं, तो 33 हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अतः इन हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। दोस्तों यदि आपसे एग्जाम में ये पूछे कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो आप पहले नंबर ये देखिएगा कि 33 का ऑप्शन है, तो आप 100% 33 में टिक करिएगा। यदि आपको जो है 33 ऑप्शन न दिखाई दे तो आप 39 पे टिक करिएगा, क्योंकि मूल हिंदी में व्यंजन कितने हैं, तो मूल 33 हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं व्यंजन के भेद के बारे में कि व्यंजन होते कितने प्रकार के हैं, तो इनको देखते हैं। तो फ्रेंड्स व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन के कुल 3 भेद हैं, मुख्य 3 भेद हैं। अब उस तरह तो 5 होते हैं, लेकिन मुख्य तरह से 3 होते हैं। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के कितने भेद हैं, तो व्यंजन के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब चलते हैं स्पर्श व्यंजन की तरफ। पहला व्यंजन कौन सा है, स्पर्श व्यंजन। तो इसको एकदम इजी वे में जानते हैं। तो पहली हेडिंग डालिएगा स्पर्श व्यंजन और उसके नीचे लिखिएगा जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ तालु मूर्धा दांत होठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ तालु मूर्धा दांत या ओठों के स्पर्श करके मुख से बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फ्रेंड्स एक स्पर्श व्यंजन की दूसरी डिफिनेशन है, तो आप उसको भी इसके नीचे नोट डाउन कर लीजिए। क्या है उसकी परिभाषा, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थान को स्पर्श मात्र करती है। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थान को स्पर्श मात्र करती है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 25 होती है। अब ये जो है का से मा तक होती है, इनकी संख्या का वर्ग होता है
दूसरा च वर्ग होता रहा, तीसरा ट वर्ग होता है और चौथा त वर्ग होता है और पांचवा प वर्ग होता है। तो कुल इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। चलते हैं इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, उच्चारण स्थान की दृष्टि से आप देखिएगा कि कौन कौन से हैं। तो देखिए क वर्ग कहाँ से हैं, तो क वर्ग में कौन कौन से हैं, का, खा, गा, घा, अंग। इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अब कंठ कहाँ है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा ये कंठ है। तो क वर्ग के उच्चारण स्थान कंठ है। कौन कौन से आते हैं, तो का, खा, गा, घा, अंग। और च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। तो दोस्तों यहाँ पे है। अब यहाँ पे है तो ये कौन कौन से होते हैं, तो चा, छा, जा, झा, या। इन दोस्तों इनके उच्चारण में, च वर्ग के उच्चारण में जिह्वा जो हमारी है वो तालु को स्पर्श करती है, तो इसलिए इन्हें तालु इनका उच्चारण स्थान है। और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है ट वर्ग। और ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो मूर्धा कहाँ है, जीभ के नीचे, तो ये मूर्धा है। टा, ठा, डा, ढा। तो ये जो जीभ का अगला हिस्सा है ये झटके के साथ नीचे आता है ना, तो ये मूर्धा है। और त वर्ग हो गया, त वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत है। अब कैसे दांत है, तो आप उच्चारण करिए, ता, था, दा, धा। तो जिह्वा हमारी किसको स्पर्श करती है, दांत को, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, दांत है। अब दोस्तों प वर्ग आता है, लास्ट पांचवा जो है वर्ग है प वर्ग। और प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो ये लास्ट में दोस्तों कहाँ आ गया, होठों पर आ गया। तो इसका जो है उच्चारण स्थान कहाँ है प वर्ग का, तो ओष्ठ है। अब ओष्ठ क्यों है, तो जब पा, फा, बा, भा, जब दोस्तों इन सभी का पांचों वर्णों का पा, फा, बा, भा, मा सभी का उच्चारण करते हैं तो ये दोनों होठ आपस में जो है एक दूसरे से मिलते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो होष्ठ हो जाएगा। तो दोस्तों कितनी आसान भाषा में हमने जान लिया, और जहाँ से आवाज़ निकलती है वही उच्चारण स्थान होता है। तो क वर्ग का कंठ है, और च वर्ग का तालु है, और ट वर्ग का मूर्धा है, और त वर्ग का दंत है, और प वर्ग का होष्ठ है। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा व्यंजन कौन सा है, तो दूसरा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। इसकी हेडिंग डाल के इसके नीचे लिखिएगा, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो या, रा, ला, व। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। और कौन कौन से हैं, तो या, रा, ला, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। अब तीसरा देखते हैं, तो तीसरा कौन सा है, तो तीसरा ऊष्म व्यंजन है। तो तीसरा ऊष्म व्यंजन की हेडिंग डाल के उसके नीचे लिखिएगा, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्म या गर्मी पैदा करती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो दोस्तों एक तो ये डिफिनेशन हो गई, और दूसरी डिफिनेशन आप और इजी भाषा में लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए इसके नीचे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो सा, सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं, सा, हा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स,
यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्त भी ऐसी महत्वपूर्ण क्लास को देख सकें। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। चौथी हेडिंग डालिएगा संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन के नीचे लिखिएगा दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों संयुक्त व्यंजनों की हिंदी वर्णमाला में संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो ये जो है संयुक्त व्यंजन किस तरह से होते हैं? तो का और स के योग से छ का निर्माण हुआ है। ता, आधा ता और रा के योग से त्र का निर्माण हुआ है। और आधा जा और इया के योग से ज्ञ का निर्माण हुआ है। और आधा सा और रा के योग से स्र का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों आप जो है जब भी आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि जो है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो दोस्तों का में हलंत होगा, ता में हलंत होगा, जा में हलंत होगा और सा में हलंत होगा। और इनके साथ एक पूरा वर्ण होगा। तो आप जो है इसी अनुसार टिक करिएगा। अगर दोस्तों का में हलंत नहीं है, ता में हलंत नहीं है और जा में हलंत नहीं है और साथ में स्रा में हलंत नहीं है, तो वह संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अयोगवाह और इसके प्रकार देखते हैं। तो इस हेडिंग को डालिएगा अयोगवाह और उसके नीचे लिखिएगा अयोगवाह का अर्थ है जो आ के योग से जो अर्थ वहन करे उसे अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह की हेडिंग क्या है? तो अयोगवाह का मतलब है जो आ के योग से जो अर्थ वहन करे वो अयोगवाह होता है। अथवा जो किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वह अयोगवाह होते हैं। जो किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वह अयोगवाह होते हैं। जैसे अंगार में क्या है? तो अंगार में ये जो है तो ये क्या हो गया? अयोगवाह है। प्रातः में ये विसर्ग लगा हुआ है और अंधेरा में ये चंद बिंदु लगा हुआ है और यहाँ पे बिंदु था दोस्तों, तो ये चंद बिंदु लगा हुआ है, तो यही अयोगवाह है। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अयोगवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो अयोगवाह के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। तो ये 3 जो है अयोगवाह के प्रकार होते हैं। तो इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अयोगवाह के 3 प्रकार होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। चलते हैं अगले जो है अनुस्वार को देखते हैं कि अनुस्वार में क्या क्या होता है। तो दोस्तों अनुस्वार का चिन्ह बिंदु क्या होता है? तो अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है जैसे कि हंस, कंस और कंस में ये बिंदु लगा हुआ है ऊपर, तो इसका अनुस्वार का चिन्ह बिंदु क्या होता है? तो यह जो है बिंदु होता है। जैसे कि कंस, अंश आदि में अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ये नाक के द्वारा जो है उच्चारित किए जाते हैं। तो ये नाक के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। अब दूसरा भाग देखते हैं विसर्ग। विसर्ग में क्या होता है? तो दोस्तों विसर्ग जो है, विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? तो विसर्ग का चिन्ह ये 2 बिंदु होते हैं, जैसे कि प्रातः, नमः, अंतः और कर्णः, ये जो है विसर्ग है। और तीसरा देखते हैं अनुनासिक। तो अनुनासिक क्या होता है? तो अनुनासिक का चिन्ह बिंदु क्या है? चंद बिंदु है। ये जो है ऐसे करके जब लगा रहता है, कैसे? जैसे आँख में लगा हुआ है, गाँव में लगा हुआ है, सांप में लगा हुआ है, इसे चंद बिंदु भी कहते हैं। तो अनुनासिक को चंद बिंदु भी कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों पार्श्विक वर्ण कौन सा है? तो पार्श्विक वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। कौन सा है? कौन सा वर्ण पार्श्विक वर्ण होता है? तो जो है ला,
पार्श्विक व्यंजन है। ला का उच्चारण करते समय हमारी सांस जीभ के पार्श्व या बगल से गुजरती है। तो कैसे? जैसे ला करते हैं तो जीभ मुड़ जाती है और उसके बगल से या पार्श्व से जो है जो हवा होती है वह बाहर निकल जाती है। अगर आपसे दोस्तों एग्जाम हॉल में पूछा जाए कि पार्श्विक वर्ण कौन सा है तो आप टिक करेंगे ला। ला पार्श्विक वर्ण है। अब आगे देखते हैं उच्छिप्त व्यंजन कौन सा होता है। तो उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? तो ये जो है डा और ढा ये उच्छिप्त व्यंजन हैं। इन वर्णों को द्विपृष्ठ या ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। तो आपसे जब पूछ लिया जाए कि ताड़न जात या द्विपृष्ठ व्यंजन कौन से हैं तो आप टिक करेंगे डा एवं ढा को उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, साथ में द्विपृष्ठ या ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ हमारे तालु को छूते हुए एक झटके के साथ नीचे आती है, जैसे कि डा ढा। आप जो है उच्चारण करिए डा ढा का तो जीभ एकदम तालु को छूते हुए झटके से नीचे आती है। तो ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 2 है, डा और ढा। अब दोस्तों देखते हैं दंत ओष्ठ्य व्यंजन। तो इसकी जो है हेडिंग डाल के उसके नीचे लिखिएगा दंतोष्ठ्य। तो दंतोष्ठ्य में क्या है? तो दंतोष्ठ्य व्यंजन जो है हिंदी वर्णमाला में वा को दंत ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। अब इसको कैसे कहते हैं तो आप वा का उच्चारण करिए तो जो है वा को उच्चारण करने में आपके निचले होंठ और दांतों का स्पर्श होता है, इसलिए इसे दंत ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। मतलब दांतों और होंठों के द्वारा जिसका उच्चारण होता है उसे दंतोष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वा को जो है दंतोष्ठ्य व्यंजन माना गया है। अब दोस्तों देखते हैं काकल व्यंजन। काकल व्यंजन कौन सा है? तो काकल व्यंजन हिंदी वर्णमाला में हा को काकल व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे होता है। जैसे हा तो जैसे का तो का कंठ से होता है और हा तो ये जो है कंठ के थोड़ा नीचे होता है, इसलिए इसे काकल व्यंजन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये आपसे पूछ लिया जाए कि काकल व्यंजन कौन सा है तो आप टिक करेंगे हा, काकल व्यंजन है। और साथ में दोस्तों स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इसकी हेडिंग डाल के इसके नीचे लिखिएगा। क्या लिखेंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में च वर्ग के प्रथम 4 व्यंजनों को अर्थात चा, छा, जा, झा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम हॉल में पूछ ही लिया जाए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आप 4 बताएंगे। कौन कौन से होते हैं? तो चा, छा, जा, झा ये 4 स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब चलते हैं नासिक व्यंजन देखते हैं। तो नासिक व्यंजन की जो है आप हेडिंग डाल के उसके नीचे लिखिएगा। नासिक व्यंजन के वे व्यंजन होते हैं जो नाक के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। तो नासिक व्यंजन कौन से हैं? जो नाक के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं उन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कुल 5 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो अंगा, इया, णा, ना, मा इनको नासिक व्यंजन कहते हैं। तो 5 वर्ण के जो है अंतिम अक्षर को कौन कौन से? अंगा, इया, णा, ना, मा ये नासिक व्यंजन है। इनका उच्चारण स्थान नाक के द्वारा होता है। इनकी संख्या 5 होती है। अब चलते हैं दोस्तों प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन की हेडिंग डाल के उसके नीचे लिखिएगा। क्या लिखेंगे? उसके नीचे लिखिएगा जिन व्यंजनों या वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा 2-3 बार कंपन करती है या होता है उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। तो प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन होता है उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे आप रा का उच्चारण करेंगे तो रा रा तो 2-3 बार जो है
जीभ को ध्यान से जो है करिए, रा। तो जीभ जो है आपकी जिह्वा 2-3 बार जो है कंपन हल्के हल्के कर रही है। आप जब उच्चारण करेंगे तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। रा कहेंगे तो आप जो है जिह्वा में आप कंपन पाएंगे कि जिह्वा जो है हमारी कंपन हो रही है। तो प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? तो प्रकंपित व्यंजन रा को कहा गया है। इस बात को नोट करिएगा। इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या क्या होती है? तो 1 होती है। कंपित व्यंजन की संख्या 1 होती है। तो दोस्तों हमने बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही आसान भाषा के साथ हमने जो है देख लिया है, पूरी वर्णमाला को हमने कवर कर लिया है। दोस्तों यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और दोस्तों हम आपको हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट देने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी जाइए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब भी बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले नंबर 1 पे आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।